नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 5 में। सीरियल के तहत ये 7वां पेपर है और 125 प्रश्न होंगे जो कि आपको यह महसूस कराएंगे कि वास्तविकता में पेपर आता कैसे है और सभी टॉपिक को बराबर से कवर किया गया है। पढ़ने के बाद आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। एक पेन पेपर रख लीजिए, 1 2 3 सीरियल डाल लीजिए। उसके बाद मेरे ऑप्शन बोलने से पहले आप उसमें टिक लगाएं कि आपके अनुसार कौन सा विकल्प है। फिर लास्ट में काउंट करें और अपना स्कोर अवश्य बताएं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि 20 प्रश्नों तक बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूं आप आगे जरूर देखेंगे। सही विकल्प है धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचना है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंग पुराण, लेकिन दरवाजा, खिलेगा तो देखेंगे या अंतिम अरण्य। पटरंग पर पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का है। लेकिन दरवाजा हरिशंकर परिसाई जी का है। खिलेगा तो देखेंगे, पता नहीं, ये उतना प्रचलित नहीं है, परंतु अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का है। आप में से किसी को पता हो खिलेगा तो देखेंगे तो इसकी विधा और रचनाकार जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? फिर बैतलवा डाल पर, छितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई। तो ये सभी विद्यानिवास मिश्र के हैं। वहीं फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय का है। पहला विकल्प सही है। समालोचना की विधा काव्यशास्त्र के नामकरण का सही क्रम है। समालोचना की विधा काव्यशास्त्र के नामकरण का सही क्रम है। अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, क्रियाकल्प, साहित्य शास्त्र, फिर काव्य शास्त्र, ये सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? नयन, सुंदर, किताब, उन्नयन। तो किताब अरबी शब्द है और सभी बाहरी शब्द विदेशी ही कहलाते हैं। तो किताब विदेशी शब्द है। अरबी के रूप में पूछा जाए कि किस देश का है तो अरबी शब्द है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और खूब पूछा जाता है। कई बार ये आ चुका है, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं होगा। 12 है, जिसमें से एकमात्र महिला थी जिसका नाम अंडाल था। रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? रास पंचाध्यायी नंददास का ग्रंथ है। पहला ही विकल्प सही है। साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? छंदसार, रसराज, सुखसागर, साहित्यसार। सुखसागर सदा सुखलाल का है। मुंशी सदा सुखलाल, सुखसागर। बाकी सभी मतीराम के ग्रंथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है।
पा वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? तो ऊपू ओष्ठ से आपको याद होगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का है। अगर बिल्कुल आप हमारे साथ काव्य शास्त्र पढ़ रहे होंगे तो आने वाले समय में ऐसे बहुत से प्रश्न आएंगे। भरत मुनि ने इसे रस नहीं माना है, उन्होंने सिर्फ 8 रस ही माने हैं, 9वां नहीं माना है। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है पहला राजा। पेरिप्सिस, पेरिप्सिस का लेखक कौन है? ड्राइडन, अरस्तु, मैथ्यू अर्नाल्ड, लोंजाइनस। तो आपको कई बार बताया गया है। ये लोंजाइनस की रचना है और लास्ट वाले शब्द से आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। यही चीज़ रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत में भी है। तो निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है? संप्रेषण सिद्धांत। जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है? कल से प्रयास साथियों ये रहेगा कि आपको प्रतिदिन 2 क्लासें मिले, ताकि परीक्षा से पहले ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 और ये 3750 प्रश्नावली और ज़रूरी टॉपिक पूरे हो सकें। तो कल से प्रयास ज़रूर रहेगा और आप लोग बिल्कुल सहयोग करें, साथ में जुड़ें। एक सुबह एक शाम लगभग क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जिसे आप एक सवा घंटे में ख़त्म करेंगे और आप पाएंगे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो रही है। जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है? जॉन क्रो रैनसम की कृति है द न्यू क्रिटिसिज्म। बायोग्राफिया लिटरेरिया सैमुअल टेलर कालरिज की है। वहीं एसेज ऑन क्रिटिसिज्म इलियट की है। रिपब्लिक प्लेटो की है। साथियों, सुनने में थोड़ा सा ध्यान दिया करें। अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को रोकें और एक एक लिख सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? फ्रायड, एडलर, बर्क, युंग। बर्क मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है। 18वां प्रश्न है, बनारस अखबार के संपादक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नवीन चंद्र श्रद्धाराम फिल्लौरी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार के संपादक है। प्रेम चिंगारी, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? नजफ अली की रचना है प्रेम चिंगारी। कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया होगा या महत्वपूर्ण रहा होगा, तो इसीलिए इसको डाला गया है और शायद पहली बार आप देख रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रेम चिंगारी, नजफ अली। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कल पोल में ये प्रश्न डाला गया था, बहुत से लोगों ने गलत किया है। दामोदर शर्मा इनके रचयिता हैं। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? पंत की है और सुमित्रा नंदन पंत ने इसको काव्य में लिखा है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचना है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पूस की रात का है। बिल्कुल आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9वीं क्लास से।
पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका कथात्मक रिपोर्ताज है? सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह नग्गे, जिन्हें कुट्टी चातन के उपनाम से जाना जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु, उपेंद्र नाथ अस्क, रामधारी सिंह दिनकर। तो पहाड़ों में प्रेममय संगीत कथात्मक रिपोर्ताज है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। जो साथी नए जुड़े हैं कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने साथी भी कमेंट करना न भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे आपके और भी साथी आकर्षित होते हैं, उन तक वीडियो हमारी पहुंचती है, तो कृपया इतना सहयोग अवश्य करें। 24वां प्रश्न है, किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है? किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है? परनिष्ठित भाषा, परनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। जैसे कोई बोली है जब बड़ा रूप ले लेती है और उस पर रचनाएं होने लगती हैं, तब वो परनिष्ठित भाषा कहलाती है। बनाई ही जाती है तो वो टकसाली भाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। शब्द दिए गए हैं और उनकी उत्पत्ति किस देश में हुई ये दिया गया है, तो सही युग्म बताना है कौन सा सही है। तो गलीचा फारसी शब्द है, गलीचा फारसी शब्द है। इनसे शब्दों से 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं कि कौन किस देश से उत्पत्ति हुई है। अंग्रेज औपनिवेशिक शब्द काल में भारत में ही उत्पत्ति हुई थी। जो ब्रिटिश लोग थे उनको अंग्रेज कहा जाता था। पादरी, पादरी जो है पुर्तगाली शब्द है, ना कि तुर्की। गलीचा फारसी है। आमदनी फारसी है, आमदनी फारसी शब्द है। सही युग्म है डी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला ये सभी केशवदास की हैं। रसायनों के कवि, रसायनों के रचनाकार अभी तक अज्ञात है। सत्ताईसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल मतलब पात्र है उसका, उस उपन्यास का पात्र है मृणाल जिसकी आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र का है, अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास है। पुनर्नवा सभी लोग जानते हैं, हजारी प्रसाद जी का है। पानी के प्रचीर रामदरस मिश्र का है। तो त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण किया गया है त्यागपत्र में। 27 का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया है? निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ हरियावत जी का है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। वहीं प्रेममयी गोपाल राम गहमरी का। बी विकल्प सही है। भुवनेश्वर कृत एकांकी है। भुवनेश्वर कृत एकांकी कौन सी है? जोक तोस्क की है, अशोक वन लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। अशोक वन लक्ष्मी नारायण मिश्र। अंडे के छिलके मोहन राकेश। वहीं स्ट्राइक भुवनेश्वर की है। सी विकल्प सही है। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? तो संत के हृदय में
संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, यह उक्ति है तुलसीदास जी की। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक खूब आया है, आप लोग जानते भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निम्नलिखित कहानियों में कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी है? कहानी पूछी गई है तो नमक का दरोगा प्रेमचंद की है, मलबे का मालिक मोहन राकेश की है, पाजेब जैनेन्द्र की है, हार की जीत सुदर्शन और प्रेमचंद दोनों ने लिखा है। हालांकि जब हार की जीत पूछा जाए और सुदर्शन प्रेमचंद दोनों हो तो आपको सुदर्शन लगाना है, क्योंकि सुदर्शन हार की जीत के लिए ही जाने जाते हैं, और जब सुदर्शन ना हो तो आप बेशक प्रेमचंद लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, पूर्वा पर अमिता, झूठा सच। पूर्वा पर रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है, बाकी सभी यशपाल के हैं। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ इस बार मिल रहा है, दिया गया है। राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है। राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में आया था। यही राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है, जो कि अधूरा इतिहास ग्रंथ है। 693 से 1693 तक का वर्णन है, अधूरा है, अब भी अधूरा है, सिर्फ भक्ति काल तक का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन है? मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्करेखा, अग्निपंखी, मैं और मैं, पीली आंधी। अग्निपंखी, सूर्यबाला, पीली आंधी, प्रभा खेतान, मैं और मैं, मृदुला गर्ग। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो वह कौन सा है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इत्थलम। भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। बाकी सभी अज्ञे के हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। इनमें से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ का मतलब आप जानते ही हैं कि योग करके बनाया गया हो और उसका अर्थ अब रूढ़ हो गया हो। जैसे पहले पंकज जल में जन्मने वाली हर चीज़ के लिए था, लेकिन अब सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है, तो पंकज योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। वत्सराज, वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज किस विधा की रचना है? तो यह नाटक विधा की रचना है। सुखपिंड गद्य काव्य के रचनाकार हैं। सुखपिंड गद्य काव्य, सुखपिंड गद्य काव्य के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, तारा पांडे, उदय प्रकाश, गोविंद चातक। सही विकल्प है तारा पांडे, सुखपिंड गद्य काव्य। निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, वहीं
पंडित राज जगन्नाथ, रस गंगाधर। सुधिया उस चंदन के वन की, सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है? विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से इलाचंद्र जोशी की कृति कौन सी नहीं है? इलाचंद्र जोशी की रचना कौन सी नहीं है? साहित्य सर्जना, आस्था और सौंदर्य, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन। आस्था और सौंदर्य डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। बाकी सभी इलाचंद्र जोशी की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है? दुष्चक्र में सृष्टा, गंगा तट, ईश्वर एक लाठी है, अनंतिमा। ईश्वर एक लाठी है, बढ़िया नाम देखने में लग रहा है। ये स्वप्निल श्रीवास्तव का है। स्वप्निल श्रीवास्तव। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए, मैंने एक तरफ से टॉपिक वाइज करवा दिया है। छायावाद मुझे करवाना है, बहुत जल्द करवा दूंगा। उसके बाद छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सब करवाने के बाद आधुनिक काल पर 2 टेस्ट हैं, उनको करवा दूंगा, ताकि जो मेजर पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए। और जो साथी नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप सभी टेस्टों को ज़रूर पढ़ें, जहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कैसे याद करना है, और कई बार एक प्रश्न को मैंने डिस्कस किया है ताकि आपको याद रहे। 1883 इसका सही विकल्प है, आगे दिया होगा। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर कृत है। तो शुरुआत मैंने यहीं से की थी, साहित्य इतिहास लेखन वाले पेपर से, तो एक बार अवश्य पढ़ें। हो सकता है थोड़ा सा आपको शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो उनके गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने उनके मृत्यु पर कहा था। पुष्टि मार्ग का जहाज जात, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेन हो सो लेऊ। विठलनाथ के ये शब्द थे सूरदास की मृत्यु पर। द्वैता द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? द्वैता द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य अद्वैतवाद के हैं, निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैतवाद के हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। ये सभी जो हिंदी विविध वाला क्लास था, करीब 1 सवा घंटे की क्लास है, जिसमें सारे ये ऐसे तथ्य दिए गए हैं। एक बार आप उसको पढ़ लेंगे ठीक से, ज़रूरी चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो पहली बार सब पत्रिकाएं वगैरह आई हैं वो सब दी गई हैं, सभी दर्शन हैं, सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पत्रिका, पुरस्कार, सलाका पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ कब किसको मिला, तो एक बार आप अवश्य पढ़ें। 10 से 15 नंबर आप उसमें से गेन करेंगे। कीर्तिलता किसकी कृति है? कीर्तिलता विद्यापति की कृति है, अच्छे से आप लोग जानते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन
नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। एक कहानी यह भी, ये आत्मकथा है। विधा जरूर याद रखें जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये बात कही थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? तो काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश। काव्यादर्श को बिल्कुल आप दंडीकृत से जोड़ सकते हैं, यही इनका ग्रंथ है। स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा किससे संबद्ध है? स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा किससे संबद्ध है? तो ये राम कथा से संबंधित है। स्वयंभूकृत पौमचर्यु राम कथा से संबंधित है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? 56वां प्रश्न है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? आलोचना के लिए जाने वाले शुक्ल जी। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। 57 पर आ गए हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, वियोगी हरि, जगदीश गुप्त, मिश्र बंधु। 1910 में आया था हिंदी नवरत्न। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं। काव्य चर्चा की जब बात हो तो वहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध है। संवेदन देख के आप राम स्वरूप चतुर्वेदी पर मत जाइएगा, प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आत्मजयी खूब आई है अब तक, जान भी गए होंगे, कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगोड़ी। भय भी शक्ति देता है। गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? विधा भी ऐसे डायरेक्ट पूछी जाती है। मैत्रेयी पुष्पा की ये आत्मकथा है, खुद ही लिखी इन्होंने। आत्मकथा लेखक अपनी स्वयं लिखता है, परंतु जीवनी कोई दूसरा लिखता है। यही आत्मकथा और जीवनी की परिभाषा होती है, कभी कभार पूछ ली जाती है। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप किसकी रचना है? दलित लेखन में प्रसिद्ध ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्हीं की रचना है सदियों का संताप। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। श्रृंखला की कड़ियों में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है? श्रृंखला की कड़ियाँ, पहली बात तो महादेवी वर्मा के निबंध हैं जिसमें 12 निबंध संकलित हैं। संख्या पूछी जाती है खूब, 12। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? 8 भेद माने हैं। शांत को ये रस नहीं मानते हैं, शांत को इन्होंने रस नहीं माना है। इतनी लंबी जब परिभाषा आ जाए तो आप उसको ऐसे याद रखें, काव्य शोभाकारान धर्मान, धर्मान का डी, दा, धर्मान लंकार प्रचक्षते किसकी युक्ति है? दा से किसका नाम होता है? दंडी का।
बिना किसी लाग लपेट के आपको व्याख्या नहीं करनी है, वहाँ पे आपको सिर्फ परिभाषा बतानी है कि किसने दिया है। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। खड़ी बोली कब्र काबू आपको बताया गया था। तो छावब छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। सारी ट्रिक आपको भाषा वाले में करवाया भी गया है, तो वहाँ से जो साथी नए हैं नोट डाउन जरूर कर लें, काम आएंगी। तो बघेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। 68वां प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो 343 में ये उल्लेख है। सारे अनुच्छेद आपको एक दिन बताए गए थे, अब केवल जो प्रश्न पूछा जाएगा वही बताया जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। उत्सर्जन, उच्चारण, प्रसरण, श्रवण। तो प्रसरण ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है, बाकी सभी ध्वनि अध्ययन के आधार हैं। निम्नलिखित में से स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है। लोप, ऊर्जा, स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है। लोप, ऊर्जा, आगम, विपर्य। ऊर्जा स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। लोक साहित्य में क्या नहीं होगा? लौकिकता होगी, पारंपरिकता होगी, वाचिकता होगी, परंतु शास्त्रीयता नहीं होगी। लोक साहित्य की विशेषता शास्त्रीयता नहीं है, बाकी सभी है। 72 मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसको भाषा कहते हैं। ये भाषा की यह परिभाषा किस वैयाकरण ने दी है? देखिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच आदान प्रदान यदि कोई चीज़ करेंगे तो चीज़ कैसी होगी? सुंदर होगी। वस्तुओं के बीच जब कोई वस्तु का हम आदान प्रदान करेंगे तो वो चीज़ कैसी होगी? सुंदर होगी। तो ये परिभाषा कौन देगा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी देंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 343 में तो लिपि और उसका है। 48 में ऐसी बात कही गई है, आप ऐसे याद रखें, 3 4 7 होता है। 3 4 8 कौन बताएगा? कोर्ट बता देगा। कोर्ट अगर कह दे कि 3 4 7 होते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। तो 3 4 8 होते हैं तो आपको मानना पड़ेगा, हालांकि 3 4 7 होते हैं। तो आप ऐसे मनमानी करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको याद करने के हिसाब से कह रहा हूँ। 3 4 8, 3 4 8 कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश कब होगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जब होगा तब 3 4 8 हो जाएगा। ऐसे आप याद रखें। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, ध्यान रहे 2003 में कौन सा संशोधन आया? 92। और इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं में कौन एक नहीं है? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैस। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो मैस मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो कौन सी भाषा एक नहीं है? मैथिली का नाम मैंने नहीं लिया, यहाँ पर बोडो होगी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से खड़ी बोली की विशेषता नहीं है।
निम्नलिखित में से खड़ी बोली की विशेषता नहीं है। स्वर बहुत दीर्घ नहीं होता है। महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण करने की प्रवृत्ति है। औ का ओ सुनाई देता है, जैसे औरत शब्द के अंत में ई ए उ की प्रधानता। तो ऐसा नहीं है, खड़ी बोली की विशेषता यही नहीं है, बाकी सभी हैं। डी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से रूपिम कहा जाता है। शब्द को रूपिम कहा जाता है, कई बार मैंने बताया शब्द को रूपिम कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी है? भोलानाथ तिवारी ने हिंदी में स्वरों की संख्या 10 मानी है। सुरों के आरोह, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सुरों के आरोह अवरोह को क्रम को क्या कहते हैं? अनुतान कहा जाता है। जब बोलने में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे कभी, तो ऐसे जो आवाज़ चल रही है इसे अनुतान कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बारात, अधीन, विरहणी, शुद्धिकरण। तो शुद्ध तो ये भी है बारात, परंतु जिस बारात की बात हो रही है ये शव यात्रा है, और ये जो वर यात्रा होती है वो बारात होती है। तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। विरहणी नहीं होता, यहाँ पर छोटी ही लग जाएगी, विरहिणी होता है। शुद्धिकरण पूरी तरह से शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्धिकरण शुद्ध है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? 80 नंबर पर आ गए हैं। सभी साथी एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि अंतिम 45 प्रश्न बचे हैं। कल आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे ज़रूर बता दें। काव्यशास्त्र, संपूर्ण साहित्य या फिर ब्रह्मास्त्र सीरीज, इनमें से कोई दो आप, एक मतलब हटा दीजिएगा, दो आप बता दीजिएगा। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो 11 भेद हैं। 81 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जी घबराता है, जी घबराता है, बिल्कुल हुआ है। उसका सिर खुजलाता है, बिल्कुल हुआ है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ भी अकर्मक हुआ है। वह गेहूँ पिसवाता है, यहाँ पर नहीं हुआ। ये सकर्मक क्रिया है। यदि गेहूँ पिसता है तो वहाँ पर अकर्मक हो जाता। निम्नलिखित में से किस विशेष स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता? कर्मवाच्य का प्रयोग कब नहीं होता? जब कर्ता ज्ञात हो, कानून तथा सरकारी व्यवहार में अधिकार व्यक्त करने के लिए, अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए, वाक्य में नकारात्मक अर्थ व्यक्त करने के लिए। वाक्य में नकारात्मक अर्थ कैसे व्यक्त करेंगे, उससे आज चला नहीं जाता। ये भाववाचक की बात हो जाती है, ना कि कर्मवाच्य की। तो डी विकल्प सही है। क्रिया विशेषण और उनके भेदों के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? क्रिया विशेषण और उनके भेदों के संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? रूप के आधार पर 4 भेद: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, 4 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 भेद, अर्थ के आधार पर 5 भेद। तो ये दोनों तो सही हैं, पर अर्थ के आधार पर या तो 4 होंगे या 5 होंगे। तो 4 भेद होते हैं, ना कि 5 भेद। तो ये विकल्प अशुद्ध है। 4 ही भेद होते हैं, 5 नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ तत्सम नहीं है? कौन सा अर्थ तत्सम नहीं है? अक्षर है, कारज है, दई है, दाई दई, अक्षर अक्षर,
काज, कारज। साईं, स्वामी को साईं कहा जाता है तद्भव में। डी विकल्प यहाँ पे तत्सम नहीं है, तद्भव है। तद्भव तत्सम के लगभग 170 की 200 मैंने प्रश्न करवा दिए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, प्रश्न उसके बाहर नहीं आएगा। अब आपको अंतिम समय में उतना ही पढ़ना है, कुछ नया ना पढ़ें, केवल प्रैक्टिस से चालू करें, चाहे बाजार से ले आए चाहे मेरे साथ। निम्नलिखित में से कौन तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? उर्दू, चेचक, लास, तनख्वाह। तो तुर्की भाषा का शब्द उर्दू भी है, चेचक भी है, लास भी है, परंतु तनख्वाह फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से उपवाक्य का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से उपवाक्य का भेद नहीं है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य का यह भेद नहीं है, क्रिया उपवाक्य। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के आधार पर अशुद्ध विकल्प का चयन करें। मूछ, समश्रु, खांसी, कास, चूरन, चोण। परंतु गूंठना, गूंथना, अवगुंठन गलत है, यह अशुद्ध है। ए विकल्प सही है यहाँ पर। 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? अलकनंदा, मंदाकिनी, त्रिपथगा, सुरसर। सुरसरी होता तो हो जाता, परंतु सुरसर गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 89, हिंदी के कवियों में यदि रमणीय सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है, हिंदी के कवियों में यदि रमणीय सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है तो जायसी में इसकी भावुकता उच्च कोटि की है। जायसी के रहस्यवाद के संबंध में यह टिप्पणी किस आलोचक ने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। ए विकल्प सही है। कथनों को आप कई बार पढ़ें, हो सके तो लिखकर याद करें। भ्रमर गीत सूर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। भ्रमर गीत सूर की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें विप्रलंब श्रृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंगमयी भाव चरित मार्मिक शैली में किया गया है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र प्रभुदयाल मित्तल। ये मुंशीराम शर्मा का कथन है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। भ्रमर गीत सूर की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें विप्रलंब श्रृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंगमयी भाव चरित मार्मिक शैली में किया गया है। यह कथन डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का है। मीरा में दर्शन या विचारों की खोज व्यर्थ है। मीरा में दर्शन या विचारों की खोज व्यर्थ है। वह प्रेम दीवानी थी, प्रेम ही उनका दर्शन और प्रेम ही उनका जीवन है। मीरा के संबंध में यह किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर उमा गुप्ता। ये ओम प्रकाश जी का कथन है। मीरा में दर्शन या विचारों की खोज व्यर्थ है, डॉक्टर ओम प्रकाश। नाइन्टी 92 पर आ गए हैं। किस आलोचक ने मैला आंचल को सत्यनाथ भादोड़ीकृत ढोड़ामचरित मानस की कार्बन कापी कहा है? किस आलोचक ने मैला आंचल को सत्यनाथ भादोड़ीकृत ढोड़ामचरित मानस की कार्बन कापी कहा है? मैनेजर पांडे, मधुकर गंगाधर, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही विकल्प है मधुकर गंगाधर।
फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है? जब आदमी कहीं बाहर जाता है तो जुलूस खूब निकालता है। तो पूर्वी पाकिस्तान से आए और बिहार के पूर्णिया में रह रहे थे हिंदू शरणार्थी, तो वहाँ पर जुलूस खूब निकलता था। तो ऐसे आप याद रखें, जुलूस उपन्यास में ये बात कही गई है। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के शिया मुसलमानों का जीवन यथार्थ चित्रण हुआ है? तो आधा गांव में ये बात कही गई है, गंगौली गांव का चित्रण है आधा गांव में। बाकी ये सभी राही मासूम रजा के ही उपन्यास हैं। नीम का पेड़, ओस की बूंद, कटरा बियारजू, टोपी शुक्ला और भी कई सारे हैं। तो ये सब पूछे जाते हैं। मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? इससे इतना ही पूछा जाता है, सागर, लहरें और मनुष्य। मुंबई के निकटवर्ती बरसोवा के मछुआरों का सामाजिक जीवन चित्रण किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सागर, लहरें और मनुष्य में। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, रात रानी। ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, परंतु ये चित्रण की बात जो हो रही है तो वो अंधा कुआं में किया गया है। ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का, रचनाओं का आप बिल्कुल कोई ट्रिक बनाएं, नहीं वहाँ पर आप परीक्षा में कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे और पूछा भी जाता है। एक साथ देंगे। 97 चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक है सूखा सरोवर, सुंदर रस, आठवां सर्ग, उत्तर प्रियदर्शी। तो सूखा सरोवर और सुंदर रस दोनों लक्ष्मी नारायण लाल के हैं और चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक है सुंदर रस, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय। महाभारतकालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है? अंधा कुआं, अंधा युग, जय पराजय, आधे अधूरे। तो अंधा युग धर्मवीर भारती में का नाटक है, जिसमें महाभारतकालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं एवं मूल्यों का विघटन इसमें चित्रित किया गया है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क का है। अंधा कुआं भी बताया गया लक्ष्मी नारायण लाल का है। आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? स्वयं सावित्री की मानसिकता, अपने अनुरूप पति का न मिलना, दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। तो यहाँ दुख का मूल कारण स्वयं सावित्री की मानसिकता है। ए विकल्प सही है। इनमें से कौन सा ग्रंथ समालोचना का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ समालोचना का नहीं है? हिंदी नवरत्न, विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैसत चरित चर्चा, ये तो सभी हैं समालोचना के, परंतु आखिरी जो बचा मयंक मंजरी, ये समालोचना का ग्रंथ नहीं।
101 प्रभा खेतान के किस उपन्यास में एक अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा का उद्घाटन हुआ है? इसकी यही बात पूछी जाती है, आओ पेपे घर चलें। प्रभा खेतान का है, अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा का उद्घाटन हुआ है। 102 भारतेंदु के प्रसिद्ध अधूरे उपन्यास हठी हमेर को नाट्य रूपांतरण कर किसने पूरा किया? नाट्य रूपांतरण कर किसने पूरा किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, क्योंकि इन्होंने उपन्यास के रूप में लिखना शुरू किया और नहीं कर पाए। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास ने शायद किया था और ये भी नहीं कर पाए। तब ये सोचे कि कहीं हम भी ना निपट जाएं, इसलिए इन्होंने इसकी विधा बदली और इसको नाटक के रूप में पूरा किया और खूब प्रसिद्धि मिली। कबीर के गुरु का क्या नाम है? कबीर के गुरु का क्या नाम है? तो रामानंद इनके गुरु हैं। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व आसादीवार रही रास सोहिला जपू जी। जपू जी इनका सार तत्व है। 105वां प्रश्न है, निम्नांकित कृतियों एवं उनके समक्ष अंकित विधाओं के युग्म में कौन सा युग्म असंगत है? आवारा मसीहा आत्मकथा, स्मृत की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत, जुलूस रुका है रिपोर्ताज। तो ये सभी तो सही है, परंतु ये आत्मकथा नहीं है, ये जीवनी है, क्योंकि विष्णु प्रभाकर द्वारा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी 14 वर्षों में लिखी गई। इसका समय भी पूछा जाता है। आवारा मसीहा के नाम से 14 वर्ष इसको लिखने में लग गए थे विष्णु प्रभाकर जी को। 106वें पर है 106 नंबर प्रश्न, प्रेम की परी या इश्क का दर्द नहीं, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द, ये परी नहीं है, पीर है। इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? घनानंद ठाकुर, रसखान, आलम। आलम की बात है। शेख अंग्रेजी वाले ये ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे प्रेम में। इनकी प्रेमिका का नाम भी पूछा जाता है, तो शेख अंग्रेजिन। पुत्र जो हुआ था उसका नाम जहान था, एक आध बार वो भी पूछा गया था। इन दोनों से जो पुत्र हुआ उसका नाम जहान रखा गया था। 107वां प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल में कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल में कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। प्रतिभा संपन्न कौन था? जिसने खूब सारी रचनाएं लिखी। छल को 34वां संचारी भाव माना है और अभिधा उत्तम काव्य इनकी पंक्ति है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु है। लाला श्रीनिवास दास कृत निस्सहाय हिंदू, ये सही विकल्प है, इसे ही शुक्ल जी ने माना है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। उपन्यास पर 200 प्रश्न कराए जा चुके हैं, 100 प्रश्न अभी बाकी हैं, करवा दिए जाएंगे, जिसमें पहले ही पेपर में खुद डिस्कशन किया गया है किसने कौन सा क्यों माना है, कब माना है, कौन किस सन में आया है। तो एक बार अगर आप उपन्यास वाला पढ़ते हैं तो आपके उपन्यास संबंधी प्रश्न गलत नहीं होंगे। 2 से 3 प्रश्न जो भी आएंगे आपको उसी
200-300 में से मिल जाएंगे, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर जूनियर तक कोई भी परीक्षा देने जाएं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया है। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का ये कथन है और इन्होंने ही इन्हें एडिशन और स्टील कहा है। तो स्टील से आप ध्यान रखें, एक सेकंड, स्टील ये बाल्टी वाला लोहे वाला स्टील नहीं, भट्ट स्टील, दोनों में टा आ रहा है। और प्रताप नारायण मिश्र एडिशन करना और नारायण करना, तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र एडिशन कहे जाते हैं। वहाँ पर जब आएगा मैचिंग के लिए तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए मामला। तो प्रताप नारायण मिश्र को आप स्टील लगा के चले आए, हिंदी का स्टील, और बालकृष्ण भट्ट को एडिशन लगा के चले आए। तो आप ऐसे अगर याद रखेंगे, नारायण एडिशन स्टील भट्ट, तो भूलेगा नहीं आपको। 110वां प्रश्न है, जितने श्रम और जितने सावधानी से यह संपादित हुआ है कि आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली। ये बिहारी रत्नाकर के लिए शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? कल ये प्रश्न आपको पोल वाले में दिया गया था, बहुत से साथियों ने इसका जवाब सही बताया है। तो पदावली मैथिली आपको बताया गया था, दोनों का ली मैच कर लीजिए, मैथिली का ली और पदावली का ली, और इसी के अनुसार ये मैथिल कोकिल कहलाए। आदि से अंत तक 112वां प्रश्न है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? मिश्र बंधु, विजय देव नारायण शाही, राजकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? बिहारी, देव, घनानंद, रसलीन। ये घनानंद के लिए है। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठ हो और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो अभी ये आया था, रिपीट हो गया, पता नहीं किस कारण से, टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, नहीं विद्यमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली और रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि यही हैं जो रीतकाल का प्रारंभ
चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं, अन्यथा सभी लोग केशवदास से और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, गद्य का आविर्भाव। आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है और इसी यही सबसे प्रधान साहित्यिक घटना का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों में भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना सही। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है, तो अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। यहाँ पर अधिकार नहीं, अधिकतर है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। सी विकल्प सही है। 119वां प्रश्न, इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उसमें इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी, रहीम, कबीर, ब्रह्म। तो रहीमदास जी के लिए ये बात शुक्ल जी ने कही है। किसी कवि का यश उसकी रचना के परिमाण के हिसाब से, ये परिणाम को परिमाण कर लीजिएगा, परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में है? तो ये बात बिहारी के लिए कही जाएगी, क्योंकि इनकी एक ही रचना है 700 दोहों की, बिहारी सतसई, जिसका परिमाण नहीं है लेकिन गुण बहुत ज़्यादा है। 121वां प्रश्न है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो ये बिहारी के विषय में है। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में है उत्साह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभा, शील और साधन। ऋतुवर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ऋतुवर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ सेनापति को कहा गया है। 125वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं? तो अभी ही बताया मैंने, चिंतामणि को माना है, बाकी सभी केशवदास को मानते हैं और कृपाराम हितरंगड़ी वाले कालक्रम की दृष्टि से माने जाते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम से सभी साथी ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर जुड़ने के बाद आप ज़रूरी प्रश्न और सभी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। नेट का फॉर्म आ गया है, ज़रूर भर दें। पीजीटी के बाद नेट स्पेशल क्लासें फ्री में चलाई जाएंगी, तो ज़रूर जुड़ें हमसे।
अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।